Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Am I audible to you all, beta? Yes, ma'am. Yes, कैसे ma'am. हैं आप लोग? Okay. तो have you shifted from देखो बेटा, एमीन्स जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये लास्ट चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर है। मतलब इसमें मैं गिन के आपको 5 चीजें बता दूं, उसी में से क्वेश्चन आता है। जैसे आप लोग पूछते हो ना कि क्या पढ़ना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं गिन के यहाँ पे पॉइंट्स लिख रही हूँ। पहली स्लाइड्स पे नोट्स हैं, उसी में से नोट्स के पहली स्लाइड पे उसी में से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले एमीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स का क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, जिसका ऑर्डर लगाना आता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुछ नेमिंग चीजें हैं, जैसे एक इसमें से आता है डिस्टिंग्विश करना है हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एमीन्स का। डिस्टिंग्विश बिटवीन द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड द 3 डिग्री एमीन। तो जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं ना, तो 1 डिग्री एमीन्स के लिए जो सबसे पहले टेस्ट आता है, जिसके बेस पे डिस्कशन करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, वो है कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ठीक है, तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन हो गया आपके पास सबसे पहले। और जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करते हैं ना, वो करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट से, हिंसबर्ग रिएजेंट से डिस्टिंग्विश। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि हिंसबर्ग रिएजेंट से कैसे करते हैं टेस्ट। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये, दूसरी ये, तीसरी ये। फोर्थ आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जो कि आपको मैंने प्रेपरेशन में भी पढ़ाया होगा। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस थे 1 डिग्री एमीन प्रिपेयर होते हैं। थैलेमाइड सिंथेसिस, इससे जो प्रिपरेशन होता है ना बेटे, वो 1 डिग्री एमीन्स का होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद इसमें आते हैं आपके पास हॉफमैन अमोनलिसिस। हॉफमैन अमोनलिसिस वो मेथड है जो आपने एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा था। अमोनिया के डेरिवेटिव का एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, जिससे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री एमीन की प्रेपरेशन होती है। 4 डिग्री सॉल्ट होता है। ठीक है, मैं रिएक्शन दिखाऊंगी तुम्हें याद आ जाएगा। सिक्स्थ है इसमें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारे की जितनी मिला के वेटेज है ना, इसकी उससे ज्यादा है। हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस, बस इतना पढ़ लो, एमीन हो गया। ब्रोमामाइड सिंथेसिस, अगर किसी को पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ना, अगर किसी को पूरे चैप्टर का बहुत ज्ञान नहीं भी है, टाइम शॉर्ट है, बस इतना काम कर लो, ये चैप्टर हो जाता है। मैंने 6 पॉइंट में बता दिया। तो ये आपकी इस फीडबैक का आंसर है कि हमें बता दिया जाए कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, हमें रिवाइज कैसे करना है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी तो काम चल जाएगा। सही है? अरे यस, Yes, ma'am. ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। Yes, ma'am. ठीक है ना, तो दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू। अब मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये तो मैं सबसे नंबर 1 तो इसको दूंगी, नंबर 2 इसको दूंगी। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो जो क्वेश्चन हमने नहीं किया इसमें से वो डिस्कस कर देती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं सारे भी पढ़ा देती हूँ। आज के लेक्चर में यही 6 चीजें पढ़ा दूं, बताओ? Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना, तो यही पढ़ा देती हूँ। ये लेक्चर पूरा ही ऐसे ले लो। तो इससे तुम्हें मैं इस मेथड से पढ़ाऊंगी कि प्रेपरेशन पढ़ा दूंगी, फिर जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं ये वो। तो फिर मैं सबसे पहले ये पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये प्रेपरेशन का रिएक्शन है दोनों, और उसके बाद फिर इस पे आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो इसमें जो चीजें मैंने बताई हैं उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। प्रेपरेशन ऑफ एमीन के कुछ रिएक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं आपको ना एनसीईआरटी ना कंप्लीट नोट्स, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बता रही हूँ, जिससे आपके चैप्टर का क्वेश्चन 101% लग जाएगा। एमीन्स को बनाने का कोई अलग मेथड है ही नहीं।
मैं ये बोलूंगी कि एमीन्स ऐसी चीजें हैं जो आपके पास जो है पहले 3 चैप्टर्स में ऑर्गेनिक के पढ़ा, उन्हीं से बना लो। तो एमीन बनाने के लिए अगर तुम्हें NH2 चाहिए तो सबसे पहले तो आपके कंपाउंड में N होना भी चाहिए, तो NO2। तो जब भी आपके पास कन्वर्जन आती है तो या तो आप किसी भी चीज को NO2 में कन्वर्ट कर लो, या NO2 दिया हुआ तो उसको आगे कन्वर्ट कर लो। नाइट्रोजन तो इंट्रोड्यूस करोगे ही ना उसमें, तभी वो बनेगा। ठीक है, NO2 बनाने के बाद आप इसकी कर दो रिडक्शन। जब आप रिडक्शन करते हो तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहली तो बहुत कॉमन है जो तुम हमेशा करते हो, हाइड्रोजन ले लो, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, या इसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। रिड्यूसिंग एजेंट में तुम सोडियम बोरोन हाइड्राइड भी ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तुम ले सकते हो सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये वाली चीजें तुम ले सकते हो रिडक्शन में। या रिडक्शन के लिए यहाँ स्पेशल रिएजेंट है SN और HCl, तुम ले सकते हो। या रिडक्शन के लिए तुम ले सकते हो आयरन और HCl। तो ये मेट साथ रिडक्शन है। तो इनमें से कोई भी चीज आपके पास एरो पे लिखी हो तो आप इसको बना देना एमीन, एनिलीन, दैट्स इट, बस एनिलीन। ये काम आप एलिफेटिक में भी कर सकते हो, ठीक है, और एरोमेटिक में भी कर सकते हो। ऐसी रिडक्शन आपके काम आएगी। एरोमेटिक में ये ज्यादा यूज होता है, एलिफेटिक में तो और काफी चीजें मिल जाती हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम अगर हमारे पास नाइट्रो ही नहीं है क्या करें? तो कोई मुझे बता सकता है नाइट्रो कैसे बनाते हैं? एनीबडी इन द क्लास? HNO3 plus H2SO4. दैट्स इट, बस पेरेंट हो तुम। पेरेंट क्या है? बेंजीन। और बेंजीन कौन से रिएक्शन करता है बच्चे? बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको HNO3 और H2SO4 के साथ कर लो तो आपके पास बन गया ये, बस आगे कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप एमीन्स को प्रिपेयर करते हो। इजंट इट इजी? ठीक है, Yes, चलो। ma'am. अब उसके बाद हम, हाँ ठीक है बेटे, अब उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जो, ये मैं सिंगल चैप्टर सिंगल डे में वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये कन्वर्जेंस में इतनी ज्यादा चीज यूज होती है ना कि आपको बार बार देखने को मिली। तुम ले लो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को अगर तुमने एमीन बनाना है तो पहले तो नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हम नाइट्रोजन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें? सबसे पहले इसको रिएक्शन करते हैं KCN के साथ। अब KCN कैसा है? आयोनिक है ना? पहले चैप्टर में पढ़ा तो है तुमने। बच्चा अगर आयोनिक है तो ये क्या बना देगा? साइनाइड बना देगा। तो ये क्या बन गया? साइनाइड। साइनाइड, ठीक है। कौन सा साइनाइड बच्चा जी? मिथाइल साइनाइड। अच्छा, कौन बच्चा है जो क्लास में इसका IUPAC बता सकता है? मिथाइल एनीबडी इन द आइसोनाइट्राइल। क्लास? दोबारा बोल प्रिंस। कोई आंसर नहीं आया अपनी क्लास से। Ethane nitrile. जब साइनाइड का IUPAC नहीं, हाँ इथेन आगे। Nitrile. शाबाश। हु आर यू? Ma'am, Kavya. काव्य, ठीक है। तो इथेन नाइट्राइल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इन द IUPAC, और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इसके केस में IUPAC नेम देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि इथेन का CH3C2H तो CH2 तो नहीं लगाए आएंगे। जब नाइट्राइल लिखना है तो दोनों कार्बन काउंट करने हैं, जब साइनाइड लिखना है तो एक कार्बन काउंट करना है। चार बार इसके 3 रास्ते क्यों लिखती हूँ? क्योंकि ये रिएक्शन कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। या तो तुम कर को ऐसे समझो कि तुम्हारे पास पानी कीमती है और तुम्हें खरीदना पड़ रहा है, एक्सेस में वाटर नहीं डाल रहे, बहुत थोड़ा पानी हो के केमिस्ट्री में क्या कर दी हमने? इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी, नहीं? अगर तुमने इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी, तुमने इसकी रिडक्शन कर दी, मान लो तुम्हारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या तुम्हारे पास हाइड्रोजन और निकल है,
तो अगर तुमने इसकी रिडक्शन कर दी तो ये बन जाएगा अमीन। तो हमारे पास अमीन बनाने के दो रास्ते इस सब से निकल आए। क्या बेटे? काव्य, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। मैम लैग आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, मैं फोन का वाईफाई फिर ऑफ कर देती हूँ, रुको। ओके, अभी होप सो नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, होगा तो मैं रिपीट कर दूंगी। मैं फिर से एक बार ये चीज रिपीट कर देती हूँ। बेटा साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तीन चीजें बनती हैं। अगर तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कम पानी डालोगे तो एमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे एक्सेस में वाटर तो एसिड, अदरवाइज अमीन। तो यहाँ से हमारे पास दो तरीके हो गए अमीन बनाने के, एक तो इस तरह बना लो, एक दूसरा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पहले अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग रिएजेंट एमाइड भी है ना, इसको थोड़ा सा जो पानी की कमी रहेगी और पूरी कर दो, तो और पानी की कमी पूरी कर दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा। अच्छा, पानी नहीं डालेंगे, पानी डालेंगे तो ये ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे हम, रिडक्शन करेंगे, इसकी कर देंगे हम रिडक्शन। तो अगर इसकी रिडक्शन कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और NH2। ठीक है, तो ये तरीका है एमीन बनाने का। इससे मोस्टली आपके एलिफेटिक वाला ये रास्ता जाता है। अब आप बोलोगे कि मैडम हमें तो पेपर में आ गया एल्केन से, तो कौन सी बड़ी बात है, एल्केन से तुम्हें आ गया तो एल्केन से एल्काइल हैलाइड नहीं बनाना आता है, एल्काइल हैलाइड को साइनाइड नहीं बनाना आता, तो साइनाइड से तुम एमाइड बनाओ, एमाइड से आगे बना लो, या साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये बन गया। तो इस तरह से ये कन्वर्जेंस में इंपॉर्टेंट चीज है। आ गया बेटे, करूं शिफ्ट स्लाइड? यस मैम। ठीक है, ये मैं बोल रही थी, ये नेमिंग रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस बस आपको बेसिक अगर ऑर्गेनिक का आता है आप आराम से कर लोगे। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री रिएक्शन में 4 डिग्री सॉल्ट भी बन जाते हैं। कैसे? आप देखो, तुमने अल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Br, ठीक है, अब उसमें तुमने अमोनिया से रिएक्ट किया, तो तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ना बेटे, सल्फर के साथ चाहे ऑक्सीजन के साथ चाहे नाइट्रोजन के साथ चाहे हेलोजन के साथ, इन सभी के साथ जब भी हाइड्रोजन लगा होता है वो हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। मतलब ये सारी चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगी, तो ये वाले हाइड्रोजन होते हैं एसिडिक। तो सेम हमने एसिडिक का हाइड्रोजन का रिएक्शन यहाँ पे किया है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो नाइट्रोजन बन जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बेटा करोगे प्लस को माइनस से कंबाइन कर दो बस, CH3NH2 कंबाइन हो जाएगा और NH2 इसके साथ लग गया और HBr तुम्हारा बाहर लग गया, तो ये बन गया 1 डिग्री अमीन। पर ये ना बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह रिएक्शन है, नाइट्रोजन तो अभी भी है, जितने भी अल्काइल ग्रुप लगेंगे वो इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर इफ दे विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन इज देयर, प्राइमरी अमीन है ये। और यहाँ पे जब तक एक भी हाइड्रोजन पेंडिंग है तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा, बिकॉज ऑल द एल्काइल ग्रुप्स विल रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यील्ड कम हो जाता है पर ये रिएक्शन जरूर हो जाता है। अब फिर से मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया CH3Br, ठीक है, उसके बाद हमने किया इसी को रिएक्ट, CH3NH और एक हाइड्रोजन को फिर से ऐसे ले लिया, तो ये हाइड्रोजन से फिर इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस और माइनस आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो देखो कैसे बनेगा, CH3NH और CH3 और साथ में HBr। अब इस चीज को तुम कंपाइल करके कैसे लिख सकते हो, इस चीज को तुम लिख सकते हो CH3 ट्वाइस NH, तो ये कौन सा अमीन बन गया, ये बन गया तुम्हारा 2 डिग्री अमीन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 1 यस डिग्री मैम। अमीन भी बन गया, 2 डिग्री अमीन भी बन गया, स्टिल इट इज हैविंग द वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो फिर से एक अल्काइल हैलाइड ले लो CH3Br, अब 2 डिग्री अमीन CH3 ट्वाइस एंड N और H, तो इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये बन जाएगा CH3 थ्राइस
और नाइट्रोजन, फिर आ गया तुम्हारा H और Br। CH3 थ्राइस नाइट्रोजन, ये 3 डिग्री अमीन है। इसके साथ फिर से अगर आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो कभी कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, पर फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को दे देगा और ये बन जाएगा CH3 4, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया प्लस, और साथ में Br आ गया नेगेटिव। तो ये तो बन गया तुम्हारा 3 डिग्री अमीन, और इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से आपके 4 टाइप के अमीन, या मुझे ऐसे बोलना चाहिए 3 अमीन और चौथा सॉल्ट, इससे प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन। तो इसमें से मैं एक चीज कट कर देती हूँ, दैट वी हैड ऑलरेडी डन। कौन सी वाली? हॉफमैन अमोलिसिस हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ और क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसमें। ठीक है जी, और इसमें एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अब ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे कि आपके प्रिपेयर होते हैं 1 डिग्री अमीन। स्पेशली 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड है। इसके लिए ना पहले आपको थैलिक एसिड लेना पड़ता है। ये है थैलिक एसिड, मतलब बेंजीन में एडजेसेंट पोजीशन पे अगर COOH लगा हो तो ये हो गया तुम्हारा थैलिक एसिड। अब आप मुझे बताओ कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे COOH लगा है तो क्या ये स्टेबल होता है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों स्टेबल नहीं है? उसका रीजन ये है कि कभी भी दो जगह एक एडजेसेंट कार्बन एटम पे ऐसा ग्रुप लगा हो जिसमें से लॉस ऑफ द वाटर हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास लॉस ऑफ द वाटर करेगा रिएक्शन। ठीक है ना, हीट करने पे। तो जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो OH यहाँ से और H यहाँ से लॉस हो जाएगा और वाटर बाहर चला जाएगा। तो जब वाटर यहाँ से बाहर चला गया तो देखो ये क्या बन गया। तो देखते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और बीच में एक O, तो इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। P इसमें साइलेंट है, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये समझे कैसे बनाया मैंने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये थैलिक एनहाइड्राइड है। अब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है? अच्छा, पहले मुझे बताओ जरा कि C डबल बॉन्ड O की कैसी नेचर है? अगर ये इंट्रोड्यूस होता है तो व्हाट इज द टाइप ऑफ द नेचर ऑफ C डबल बॉन्ड O? कैसा इफेक्ट शो करता है ये? -I -M। -I और -M, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यस मैम। यस और नो? अच्छा, एवरीबडी नोज इन द क्लास की किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है M और I में से? बाकी क्लास, 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास और बाकी क्लास सो रही है। ओनली 1 और 2 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, देन यू आर सेइंग कि मैम हमें नहीं क्लियर हुआ है। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे डिस्कशन में तो कैसे पता लगेगा हमें? ओके, जस्ट रेज योर हैंड जिसको क्लास में ऑर्गेनिक के सारे इफेक्ट्स के नाम आते हैं। रेज योर वर्चुअल हैंड बेटा जिसको सारे क्लास में रिएक्शंस के नाम आते हैं। एक बच्चे का हैंड रेज है, चलो फटाफट से सब बच्चे करो। 2 बच्चों को नाम आते हैं बस। मानसी, Yes. Mansi, tell the name of all the effects of all the effects in the chemistry. Mansi, beta, tell the name of all the effects. Shabash.
कौन से इफेक्ट होते हैं केमिस्ट्री में? जब हम जीओसी करते हैं तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? मानसी, भाई यू आर नॉट अनम्यूटिंग, आपको आते तो हैं, यू नो दिस, आई एम श्योर। मानसी, वेरी गुड। हर्ष, हम अप्लाई तो तब करेंगे ना अगर हमें नाम आएंगे। हर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ। ये तो भाई कोई मतलब नहीं हुआ जब हम आप लोगों की हर लेवल पे जाके हेल्प करने को रेडी हैं। जो चीज आप बोलते हो फीडबैक में कि हमें ये नहीं आया, हमें ये प्रॉब्लम है, हम लोग उसको सुन रहे हैं, तो आप मेरे कहे पे अनम्यूट भी नहीं कर रहे हो। तो इफ यू पीपल आर नॉट ओबेइंग तो कैसे चलेगा बताओ? When I am asking, only the Prince and the Kavya have raised the hand out of all the students. अगर ऐसा करोगे फिर तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि तुम्हें आता है या नहीं आता। इन दोनों बच्चों को छोड़ के किसी बच्चे को क्लास में इफेक्ट्स के नाम भी नहीं आते। Nobody in the class knows the effects name. इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, गुड गोइंग क्लास। नाउ यू आर हैविंग नो राइट टू आस्क एनीथिंग कि हमें ये करा दीजिए। आप तो बेसिक ही नहीं बता पा रहे हो अनम्यूट करके। अगर आपकी क्लास में दो बच्चों के अलावा कोई यही नहीं बता पा रहा बेटा कि इफेक्ट्स के नाम क्या क्या हैं, तो फिर मैं क्या बोलूं आगे? फिर तो मैं यही बोल सकती हूँ आप नोट सुनिए, जीओसी का पढ़िए पहले। जब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस करते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ जो आपका ग्रुप है, जो कि अभी काव्या ने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमारे पास बना होता है सबसे पहले इसका एमाइड, जिसको बोलते हैं थैलीमाइड। थैलीमाइड की प्रेपरेशन भी मैं बता देती हूँ। पहले तो पीछे मैंने हीट वाला बताया था, ये भी बता देती हूँ कैसे बना होगा। पहले थैलिक एसिड लेते थे ना बेटे हम। Yes, ma'am. थैलिक एसिड में हम डालते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो जब हम इसमें 2 मॉलिक्यूल अमोनिया डालते हैं बेटे, तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्म होता है एमाइड, और एमाइड का फार्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या होगा NH4+, ठीक है। तो NH4+ कैसे गया? आपने H+ को हटाया, उसकी जगह पे ये वाला लगा सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और NH4+। अब आपको तो पता है कि ये इतना बड़ा तो स्टेबल होगा नहीं, इसमें से क्या गैस बाहर निकल जाएगी? अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। अमोनिया गैस हीट करने पे बाहर निकल जाती है, जैसे अपने हीट करने पे पहले को और वो हाइड्रोजन और OH को बाहर निकाल के वाटर बाहर निकाला था, HOH को, तो एनहाइड्राइड बन गया था, तो यहाँ पे एमाइड बन जाता है। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, तो ये एमाइड बन जाता है। तो ये जो एमाइड है ना, ये है स्टार्टिंग रिएजेंट, स्टार्टिंग रिएक्टेंट, नॉट रिएजेंट, स्टार्टिंग रिएक्टेंट फॉर द प्रोसेस। ये प्रोसेस के लिए सबसे पहले काम करते हैं, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्या? हमने एमाइड ले लिया, अब हमें इस ग्रुप की नेचर तो बहुत अच्छे से पता है कि ये ग्रुप कैसा है। ये ग्रुप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब आप देखो ना, ये -M और -I इफेक्ट देता है, ये -M और -I इफेक्ट देता है, तो बहुत इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो नाइट्रोजन भी तो हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। तो ये वाला हाइड्रोजन होता है हाईली एसिडिक, हाईली से बेटर वर्ड है, लिखो स्ट्रॉन्गली एसिडिक, क्योंकि इसके साथ वाले ग्रुप का है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो ये होगा तुम्हारा स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है तो ये H+ का लॉस होगा। हमने क्या किया ना, इसको KOH के साथ ट्रीट कर दिया, एल्कली के साथ, तो यहाँ से H+ हट जाएगा, H+ की जगह K+ लग जाएगा, यानी कि एमाइड का पोटाशियम सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है M के साथ K भी स्टेबल नहीं है, अब हम इसके साथ कर देंगे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, CH3 और Br, तो जिसमें से ये तो आयनिक कंपाउंड है ही है,
KBr बाहर निकल जाएगा और अपने पास N के साथ कार्बन का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास N के साथ आ जाएगा CH3। जब हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो गई, नेक्स्ट स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से हम एल्कली ले लेते हैं, इस बार मैं सोडियम वाला ले लेती हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा यहाँ से, ये तो पहले फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी अमीन, यानी कि CH3NH2, और बाकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो स्टेबलाइज होने के लिए दोबारा से कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो वो ONA यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि ये इसके साथ मैच करे। तो जब हम इसमें NaOH का एडिशन करते हैं तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसके साथ कंजुगेशन में है, तो बन जाता है 1 डिग्री अमीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी कि अगर तुम्हें पेपर में कोई कहानियों वाला क्वेश्चन आता है, इसने इससे कंबाइन किया, इसने ये हुआ, फिर गैब्रियल थैलामाइड हुआ और ये बना, ये गैब्रियल थैलामाइड से प्रिपेयर होता है, तो आप याद रखोगे कि गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन के लिए यूज होती है, प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये वाला पोर्शन भी डन है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएं हम, और क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था, और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था आपका डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हम। डिस्टिंग्विश में सबसे पहली कहानी आती है, ये डिस्टिंग्विश वाला ही मैं पहले लिख देती हूँ, डिस्टिंग्विश between the 1 degree, 2 degree and the 3 degree amine। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका है कि टू डिस्टिंग्विश 1 degree amine from the 2 degree and 3 degree, we use the कार्बाइलमाइन टेस्ट। कोई इसमें रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आता कार्बाइलमाइन टेस्ट में, कोई इसका मैकेनिज्म का क्वेश्चन नहीं आता, बिकॉज दिस इज अ क्वाइट यू कैन से कंपैरेटिवली इजी है, और इसमें कुछ इतना करना नहीं है हमें। तो जो आपका कार्बाइलमाइन रिएक्शन है उसमें जो आपकी प्राइमरी अमीन होगी, मैंने बोला ना प्राइमरी अमीन का डिस्टिंग्विश होता है, जो आपकी 1 डिग्री अमीन है उसको आप लेते हो क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, CHCl3 ले लिया और साथ में ले ली एल्कली, पेपर में एल्कली KOH भी हो सकती है, पेपर में एल्कली NaOH भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं MC, जो कि आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड क्यों इंपॉर्टेंट है, आइसोसाइनाइड ना अपनी स्मेल से ही पहचाना जाता है, और बाकी साथ में बाय प्रोडक्ट भी आजकल लिखवाने का फैशन है, कई बार वो रिएक्शन देके बाय प्रोडक्ट पूछ लेता है। तो NaCl लिया, तो फिर अगर Na लिया OH तो यहाँ पे NaCl लिख देना, अदरवाइज KCl आएगा। तो अगर तो आइसोसाइनेट की स्मेल आ गई, आइसोसाइनेट बन गया, तो 1 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री एंड द 3 डिग्री अमीन डोंट गिव द कार्बाइलमाइन रिएक्शन, डोंट गिव द कार्बाइलमाइन रिएक्शन। ये मैंने जैसे लिखा है वैसे ही एज इट इज पूछ लेता है। अमीन रिएक्शन मतलब किससे सेपरेट होंगे, या बड़े पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें बोलेगा ये कार्बाइलमाइन रिएक्शन देता है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये 1 डिग्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि 2 डिग्री और 3 डिग्री को कैसे करेंगे। इसके लिए आपके पास आता है हिंसबर्ग टेस्ट, वो भी बहुत आसान है, बस नाम है ऐसा, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन के साथ मैंने ले लिया कोई भी रिएक्शन इसमें आ जाए, C डबल बॉन्ड O के रिएक्शन 90% वही होते हैं जो S डबल बॉन्ड O के हैं, C डबल बॉन्ड O के ज्यादा आते हैं, S डबल बॉन्ड O भी वैसे ही पोलर है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये जो आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसके साथ आप करो पहले अपनी 1 डिग्री अमीन को रिएक्ट। ठीक है, जैसे ले लिया तुमने CH3NHH। अब अगर ऐसा रिएक्शन तुम्हें पेपर में नहीं भी आता, तुम अपनी ऑर्गेनिक की नॉलेज लगाओ ना,
ये नेगेटिव होगा, ये प्लस। इतना तो समझते ही हो कि अमीन्स बेसिक है, तो ये बेसिक है, तो ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगी। तो मैं इसको यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, बेंजीन से ही। तो सल्फर जो था सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक Cl लगा हुआ है और एक हमारा नाइट्रोजन जाके लग गया। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक CH3 यहाँ। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, ये तो प्लस हो जाएगा। तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये Cl बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन के प्लस को हटाने के लिए लॉन पेयर वापस जाएगा ये यहाँ। तो इतने तो हम समझदार हैं ही है कि HCl लगा के बाहर माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, S डबल बॉन्ड O NH और CH3, दैट्स इट, खत्म काम। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, N के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो पहले लिखो, N मिथाइल, बाकी कट कॉपी पेस्ट, जो इसका नाम था वो सेम, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो जब तो तुम्हारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है तो वो 1 डिग्री अमीन है। अब ये सेम रिएक्शन 2 डिग्री में प्रैक्टिस मार लो इसकी। ठीक है, तुमने ये ले लिया S डबल बॉन्ड O एंड Cl। अब तुमने ले ली 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन में क्या है, 2 CH3 लगे होंगे और एक H लगा होगा, तो जो भी लगा हो रिएक्शन का बेस तो सेम ही है ना, ये ऐसे हो गया इसके साथ। तो इसका मतलब है आपके पास क्या बनेगा, ये बेंजीन हो गया, ये सल्फर ऑक्सीजन नेगेटिव, ये Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और प्लस। बाकी आगे तुम समझदार हो, ये यहाँ पे जाएगा, ये बाहर जाएगा, ये प्लस को हटाने के लिए बाहर जाएगा। रिएक्शन में क्या बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये बेंजीन बन गया, S डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया, और नाइट्रोजन के साथ लग गए 2 मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे लग गए 2 डॉट। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखना भी आसान है, इसको बोलोगे एन के साथ लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है तो डाई, वैसे मिथाइल एन डाई मिथाइल, बाकी इसका जो पेरेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सल्फोनाइल क्लोराइड। आप बोलोगे कि मैम इसमें हिंसबर्ग क्या था, हिंसबर्ग ये है, ये वाला जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ना, इसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये 2 डिग्री का भी प्रोडक्ट बन गया। पर यही रिएक्शन अगर आप 3 डिग्री के साथ करोगे तो बल्कीनेस बहुत हो जाती है भाई, इसके साथ भी लंबे चौड़े ग्रुप लगे हैं, और आप अमीन का भी एडिशन इसमें करा दो लंबा चौड़ा। तो अगर आपने कर दिया यहाँ पे CH3 थ्राइस और N, बाकी N के साथ H प्लस तो बाहर निकल के नाइट्रोजन का प्लस जस्टिफाई कर देगा, हटा देगा। CH3 थोड़ा ना गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आंसर आता है नो रिएक्शन। तो जो तुम्हारा 3 डिग्री अमीन है वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता। आप बोलोगे मैडम 1 डिग्री ने तो दे दिया, दे देना 1 डिग्री, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 डिग्री एंड द 2 डिग्री गिव्स दिस टेस्ट, बट 3 डिग्री डजंट। तो अगर तो तुम्हें 3 डिग्री सेपरेट करना है तो तुम हिंसबर्ग कर लो, 3 डिग्री नहीं देगा। अगर तुम्हें 1 डिग्री 2 डिग्री सेपरेट करना है तो कार्बाइलमाइन कर लो, कार्बाइलमाइन तुम्हारा 1 डिग्री देगा। तो सारे सेपरेट हो गए कि नहीं, यस और नो। यस मैम। यस मैम। आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर अ व्हाइल, किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो, ऐसे मत कहना मैम ने तेज तेज करा दिया। मैम मैम कार्बिलमाइन टेस्ट में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? मैं पूरा मैकेनिज्म ही करा देती हूँ, डोंट वरी। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कराया कि उसका कभी ना कुछ पूछा नहीं गया, मैं उसका पूरा मैकेनिज्म ही करा दूंगी, डोंट वरी। गैब्रियल थैलामाइड का जरूरत नहीं है, कार्बाइलमाइन का करा दूंगी। ठीक है जी। ओके मैम। अरे यस, बोलते ही नहीं। ओके मैम। ठीक है काव्या, अभी करा देती हूँ बेटे, तो थोड़ा सा टिक मार लें, आ जाओ। ये देखो, अब हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का डिस्टिंग्विश भी हो गया, 1 डिग्री का कार्बाइलमाइन हो गया, और 3 डिग्री का 2 डिग्री से हो गया हिंसबर्ग टेस्ट। ये वाले टिक हो गए। अब एक रह गया बेसिसिटी एंड हॉफमैन ब्रोमोमाइड। पहले तो मैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड करा देती हूँ, फिर बेसिसिटी और फिर कार्बाइलमाइन का मैकेनिज्म, ताकि हमारा आज का एजेंडा हो जाए कंप्लीट। चलो, उसके बाद आ गया तुम्हारा, क्या कराना था पहले, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। मैंने तुम्हारी क्लास में
एक प्रीवियस ईयर डिस्कशन लिया था जिसमें सिर्फ एमीन्स का लिया था रैंकर्स बैच में। तो ये मैं अपने पर्सनल एनालिसिस से भी बोल रही हूँ, वहां पे तुम मानोगे नहीं कि अगर मैंने 15 क्वेश्चन कराए होंगे ना, तो 15 से 7 या 8 तो उसमें से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के थे। तभी मैंने बोला ना, पूरे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरफ, ये एक तरफ, और कुछ भी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन, बिल्कुल डायरेक्ट, इसमें क्या बनेगा, इसमें रिएजेंट क्या है, ये बस ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन तो वैसे चीख चीख के बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीजेस। रिएक्शन क्या है भाई, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड कैटेगरी में आता है प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स की, ठीक है। और प्रेपरेशन ऑफ एमीन इसमें हम किससे करते हैं, फ्रॉम वेयर वी प्रिपेयर द एमीन, इसको करते हैं एमाइड से। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 ले लिया, अगर इसमें हम डालेंगे हैलोजन और NaOH, ये कई किताबों में जैसे NCERT में ऐसे लिखा हुआ है, अदरवाइज बहुत सारी किताबों में सोडियम हाइपोआयोडाइड भी लिखा होता है NaOBr, वो भी ठीक है क्योंकि ये दोनों मिक्स होके यही बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक तो बनेगा प्राइमरी अमीन, और अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 कार्बन एटम थे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, मतलब Na2CO3 बनता है इसमें बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 कार्बन थे तो ये फर्स्ट आ जाएगा, एक कार्बन वाला, तो CH3NH2 बनेगा, प्लस साथ में गैसियस प्रोडक्ट Na2CO3 मतलब NaO प्लस CO2 और NaBr और वाटर, ये रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपके पास है प्रेपरेशन 1 डिग्री अमीन की। तो 1 डिग्री अमीन की प्रेपरेशन के लिए जो आपका एमाइड है वो यूज होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है जी। अब उसके बाद इसका भी यू कैन से ऐसे आया हुआ था क्वेश्चन, जैसे CH3CO NH2 एरो के ऊपर लिखा हुआ था एल्कली और हैलोजन, X2 और एल्कली, तो उससे समझ जाना चाहिए, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन समझ जाते हैं बेस से कि ये अमीन बनेगा और एक कार्बन कम का बनेगा। और एक इसका क्वेश्चन आया हुआ था स्टेप बिटवीन द रिएक्शंस, मतलब काफी चीजें थी, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें, तो इसमें ये एक स्टेप आया हुआ था, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन। अब जो हमने टॉपिक लिखे थे उसमें बाकी मेरे ख्याल से सारा कवर हो गया है। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। ये है जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली बात तो एमीन्स बेसिक कैसी हैं, एमीन्स है लुईस बेसिस, जस्ट लाइक अमोनिया। लुईस बेसिस क्यों है, बिकॉज इनके पास क्या अवेलेबल है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो लुईस बेस होता है, और लुईस बेस को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो अगर हम देखें बेसिसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, बेसिसिटी आपकी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप से। जैसे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यस मैम। ये प्रिंस क्या कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती तुम लोगों की। वेदर यू पीपल आर लिसनिंग टू द क्लास, जो तुमने भेजा है उसका यहाँ से तो कोई लेना देना नहीं है। इसने लिखा है मैम आयन एंड द रेडिकल बोथ हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो बट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, radical is not at all having any of the charge, ion is having a charge, and always the ion is not at all having the unpaired electron. This is absolutely wrong what you have written. If I am writing Na plus where it is having the unpaired electron, how can you say that the ion has the unpaired electron? सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया तो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 2p6 है और 2s2 है, where you can find the unpaired electron in it? Here all the electrons are paired. This statement is absolutely wrong कि ion and the radical both have the unpaired electron. This is not 100% valid. आप कितनी मेटल्स की एग्जांपल ले सकते हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ बाइवेलेंट मेटल की लोगे जैसे मैग्नीशियम,
उसमें कैटायन फॉर्म करोगे तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज है और आयन के ऊपर चार्ज होता है ना, रेडिकल के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो ये 100% ट्रू नहीं होता कि ऑलवेज द फ्री रेडिकल इज ऑलवेज हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Metal ion, especially positively charged ion, is not having always the unpaired electron. If it is a bivalent metal, group 2 की metal है तो उसमें unpaired electron होता है। तो पहले तो यही difference है कि they are always having unpaired electron and they are only having the unpaired electron if that is a bivalent metal. दूसरी बात, रेडिकल्स हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं विद द न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं है। जो आपका आयन होगा, वैसे तो तुम्हें कैटायन लिखना चाहिए था पर तुमने आयन लिखा है, चलो आई एम गेटिंग इट कि तुमने कैटायन ही सोचा होगा। तो अगर आप कैटायन की बात करो तो कैटायन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं पर वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। ठीक है प्रिंस जी, पूरी स्टेटमेंट की कहानी सत्य नहीं है पर तुम जो करा रहे हैं वो भी सुनो। अच्छा, अब मैंने बताया क्या था यहाँ पे, हाँ बेसिसिटी। बेसिसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप से। जैसे अगर आपका ग्रुप है प्लस एम वाला, प्लस एच सी वाला, प्लस आई वाला, तो ये वाली सारी चीजें तो बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम से, माइनस एच सी से और माइनस ऑफ आई से। ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगी, ठीक है जी। अब इसका मैं एक जनरल सा एक्सप्रेशन लिख देती हूँ जो तुम हर उसमें पढ़ते हो। जब तुमने NH2 ले लिया कोई, ठीक है, इसमें तुमने वाटर से रिएक्ट कर लिया मान लो, ठीक है, तो जब वाटर से रिएक्ट करोगे तो NH3 प्लस बन जाएगा, क्योंकि वाटर तो भैया एम्फोटेरिक है, ये तो एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। अब इस पे डिपेंड करता है कि ये क्या है, ये बेस है तो ये एसिड बन जाएगा, तो NH3 प्लस बन गया और साथ में OH नेगेटिव बन गया। तो जब आप इसका K वैल्यू लिखते हो ना, तो दिस इज RNH3 प्लस, this is OH negative, this is RNH2 and water। बाकी सबको पता ही है कि वाटर एक्सेस में होता है, सॉल्वेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे आ गया RNH3 प्लस OH नेगेटिव RNH2। तो ये बेटा एक कांस्टेंट बन जाता है, K भी बोलते हैं जिसको, RNH3 प्लस OH नेगेटिव और RNH2। तो यहां से तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि जो तुम्हारा Kb है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH नेगेटिव के। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना OH होगा, उतना Kb होगा। तो यानी कि Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ के, और Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, PKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो ये तो GOC की बातें हैं और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे मेरे पास मान लो एक आ गया एनिलीन, एक मेरे पास आ गया प्राइमरी अमीन, एक मेरे पास आ गया अमोनिया, ठीक है। इनका तो मैं पूछ लिया बेसिसिटी का करेक्टर। तो बेसिसिटी का करेक्टर इसमें बहुत आसान है लगाना। कैसे पता करेंगे बेटे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है, तो sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और इसकी नेचर भी प्लस आई है, sp2 है तो इसकी नेचर माइनस आई हो जाएगा, और अमोनियम में तो कोई गेम ही नहीं है। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो अगर बेसिसिटी का ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज्यादा B होगा, उसके बाद C होगा और लास्ट में A होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एलिफेटिक एरोमेटिक इन चीजों का आपस में कंपैरिजन। अगर आपके पास कंपैरिजन हो जाए बेसिसिटी ऑफ एमीन्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एमीन्स, तो बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट एमीन में CH3NH2 हो गया 1 डिग्री, तो CH3NH2 CH3 ट्वाइस NH हो गया, CH3 थ्राइस N हो गया। हाँ जी, इस केस में बताओ कौन ज्यादा बेसिक लग रहा है आपको।
सेकेंडरी। अगर तो आपके पास लिखा हुआ है गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट एग्जामिनर ने मेंशन किया है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आंसर प्लस आई इफेक्ट के बेस पे आएगा, सी बी एंड ए। ठीक है, पर गैसीय स्टेट लिखा होना चाहिए, क्योंकि गैसीय स्टेट में सिर्फ आप क्या देख रहे हो, इसका प्लस आई इफेक्ट देख रहे हो, एक में एक है, एक में दो है, एक में तीन है। ठीक है, बट अगर पेपर में कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशनड, या तो नथिंग इज मेंशनड या कई बार एग्जामिनर दे देता है एक्वस फॉर्म, तो आपके पास आंसर वो नहीं आएगा। तो आपके पास इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक इसमें काम करता है इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन। इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन में क्या होता है, देखो अगर बेस है तो भाई प्रोटॉन तो लेगा ही ना, इवन की वाटर से भी लेगा, चाहे वाटर आपका इसके कंपैरिजन में वीकली एसिडिक है। तो अगर मैं अमोनिया ले लूं, तो अमोनिया को तुमने वाटर के साथ ट्रीट किया, तो बनेगा तो पहले यही ना, प्रोटॉन ले लेगा उससे H+ और साथ में आ गया तुम्हारा OH नेगेटिव। अब ये जो तुमने अमोनियम सॉल्ट बनाया, तो पहली बात तो यहाँ पे एक इंथैल्पी रिलीज होती है, जिसे इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन कहते हैं। तो जब भी आपके पास प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो एनर्जी तो रिलीज होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ऐसे, अमोनियम आयन बन गया। ठीक है, अब ये जो तुम अमोनियम आयन में पहला तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ एक्वस फॉर्म में, कि पानी में डालने से उसकी प्रोटोनेशन इंथैल्पी आपके पास आ गई, डिक्रीज हो गई एनर्जी। अब पानी में डालने से ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे चारों हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 OH के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी, जिसे बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये मैं इसको ना हाइपोथेटिकली नंबर 4 ही डालती हूँ, कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे, तो इसका बेनिफिट हो गया वाटर में डालने से ना, ये स्टेबलाइज हो गया। तो अगर ये NH3 स्टेबलाइज हो रहा है, तो अपना प्रोटॉन दे के ही तो हो रहा है ना, मतलब ये बेस ही तो बिहेव कर रहा है, तभी तो उसको ये सारे फायदे हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा चेक करो कि अगर तुमने प्राइमरी अमीन ले लिया, तो प्राइमरी अमीन के केस में तुम क्या करोगे, RNH3+ बना दोगे, और तुम्हारे पास OH नेगेटिव आ गया। तो देखो जी, प्रोटोनेशन तो यहाँ पे भी हुई, पर थोड़ी सी उससे कम भी होगी, क्योंकि थोड़ा R भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक फायदा तो हुआ। बाकी इसमें 3 मॉलिक्यूल वाटर के यूज होंगे, और डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी। अगर तुमने ले लिया R2NH, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को ऐड किया, तो R2NH2+ आ जाएगा, और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे भी प्रोटोनेशन का फायदा तो होगा, पर उससे थोड़ा सा कम और होगा। और जो आपके पास डेल्टा H हाइड्रेशन है, वो वहां पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज होंगे। ठीक है, तो ये जो डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू है, ये तुम्हारे पास क्या आएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाए 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन में तो भैया बहुत ज्यादा स्टेरिक फैक्टर है, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हर चीज में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्लस, OH नेगेटिव, तो डेल्टा H प्रोटोनेशन का तो फायदा हुआ थोड़ा बहुत। ठीक है, पर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई, तो डेल्टा H हाइड्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, आपके पास इसको ऑन द बेसिस ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन, जिसमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं, हाइड्रेशन भी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन तभी होगा ना जब पानी में होगा, तो वो भी तो फायदा होगा ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोनेशन आपका आंसर आता है 1 डिग्री, 1 भी नहीं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और यही आंसर ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई, तो यहाँ पे भी लगेगा भाई, ऐसा थोड़ा फॉर्म में प्लस आई नहीं लगता। ऑन द बेसिस ऑफ प्लस लगेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। अब आपको लिखना है इसका ओवरऑल इफेक्ट। भाई हम पेपर में क्या करें, एक कहानी कुछ बोल रही है, दूसरी कहानी कुछ बोल रही है एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो ये निकल के आया 21-30। ठीक है,
मतलब आपके पास 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 0 डिग्री। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 2 + 1 3 होता है, और 3 - 3 जो है वो 0। ठीक है, तो इस कहानी से आप या जो भी कोड बना लो भाई, हमने ऐसे बनाया, तुम्हारी मर्जी है। तो इसलिए हमेशा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री अमीन आंसर देना है अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एलिफेटिक अमीन्स का। तो इज दैट क्लियर? यस और नो? एक इसका ये क्वेश्चन है, ये जेई का ना फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से 14 या 15 के पेपर का। नहीं, ये 19 के पेपर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मतलब कुछ रिएक्शन वाला नहीं है। क्वेश्चन ये था, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये भी करेंगे, है ना, NH2। अब NH2 ग्रुप का कैसा प्लस में इफेक्ट है ना NH2 का, ये वाले का, तो ये कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, तो मैं बोलूंगी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मानते हो या नहीं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसमें काफी रिएक्शन होने चाहिए, ब्रोमिनेशन भी होना चाहिए, मतलब हैलोजनेशन भी होना चाहिए, नाइट्रेशन भी होना चाहिए, वगैरह वगैरह। बाकी इसमें वो नहीं होता है तुम्हारा, क्या कहते हैं, फ्रिडला क्राफ्ट वाले नहीं होते। ठीक है, तो अब होता क्या है ना, अगर मैंने इसकी नाइट्रेशन करी, तो नाइट्रेशन करने के बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो नाइट्रो ग्रुप ही तो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा। तो जब आंसर आया ना, तो थोड़ा सरप्राइज आंसर आया। देखो इसमें नाइट्रो प्रोडक्ट ऑर्थो पे भी लगेगा ही लगेगा, और आपको पता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो फिर पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे NO2 हुआ, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ चांसेस ही नहीं है, दोनों 2p2p के मेंबर है, भयंकर वाला रिपल्शन है। 2p2p की रिपल्शन तो इतिहास बदल देती है। और यहाँ पे आंसर ना मेटा भी आया, और आंसर ये आया कि ये 2% है और ये 51% है, तो मेजर तो अभी भी यही है। 51 और 2 कितने हो गए? 53, तो ये 47% बना। तो भैया सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म। अब इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 के पेपर में जेई में, कि ये क्यों बनता है मेटा प्रोडक्ट, जबकि ये तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कोई बता सकता है इसका रीजन? एनीबॉडी इन द क्लास? मैम क्योंकि ऊपर NH3+1 जाता है। हाँ, शायद यही कह रहे हो जो तुम मैं बता रहे हो। ड्यूरिंग द नाइट्रेशन एसिडिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, है ना। पहली बात तो ये एसिडिक कंडीशन है भाई, अभी हम इतना सारा डिस्कशन करके हटे हैं कि ये तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये पानी से भी प्रोटॉन ले लेता है। तो जब आप एसिडिक कंडीशंस करोगे तो इसका लॉन पेयर नहीं जाएगा, तो ये क्या फॉर्म कर देगा? एनिलीनियम आयन, है ना। तो जब एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, तो जरा आप एनिलीनियम आयन की नेचर देखो। एनिलीनियम आयन की क्या, जिंदगी में किसी भी प्लस की नेचर यही है, ये भूखड़ है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो यहाँ पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन तो हो गया न्यूट्रल, पर यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव को बेचारे मैनेज करने की कोशिश करते रहोगे, पर इस मैनेजमेंट में तुम्हें ये पता लगेगा कि अगर फायदा होता है तब भी ऑर्थो एंड पैरा को होता है, और अगर जिंदगी में नुकसान होता है तो वो भी किसको हो रहा है? ऑर्थो एंड पैरा को। ठीक है, तो यानी कि इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हो रही है डीएक्टिवेट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ, यहाँ, तो ये प्लस। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस डीएक्टिवेट हो रही हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहां पे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि NH3+ जो है वो आपका डीएक्टिवेट कर रहा है। तो कौन सी पोजीशन है जहां पे डीएक्टिवेशन नहीं हो रहा है? मेटा। तो बचता खुचता प्रोडक्ट किसका बन जाएगा? मेटा का। तो आपको बोलोगे एनिलीनियम आयन फॉर्म्ड इज डीएक्टिवेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यील्ड कम आता है, एंड इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, आपका एनिलीन में डायरेक्टिंग, एनिलीन में NH2 तो था पैरा डायरेक्टिंग, पर बिकॉज द कंडीशंस वर एसिडिक, इसलिए ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया बेटे? ये हो गया तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए ये इफेक्ट आता है।
ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक इसका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की कन्वर्जन, हम ना, मुझे एक्चुअली में ईयर नहीं याद किस ईयर में आया हुआ, पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। उसने बोला है तुम्हें कि एनिलीन को ना पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करो, ये कन्वर्जन आई हुई थी, एनिलीन को टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। कोई बताएगा कैसे होगा? अगर तुम्हें लगता है कि हम ब्रोमीन मार देंगे और ऑर्थो एंड पैरा बना देंगे तो यील्ड बहुत कम मिलती है, पैरा आ तो जाएगा मेजर पर वो यील्ड में नहीं मिलता, तो बेस्ट मेथड क्या है कि एनिलीन को पहले क्या करते हो? एनीबडी इन द क्लास क्या करेंगे? एनिलीन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? अगर मुझे एनिलीन का एमाइड बनाना है तो मैं ये ले सकती हूँ CH3CO ट्वाइस ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन तो मैंने तुम्हें अभी करवाया है, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे डबल बॉन्ड O से कराया था ना ऐसा रिएक्शन। अब तुम्हें पता है ये तो लीविंग ग्रुप है अच्छा खासा, तो ये प्लस हो जाएगा, या ऐसे मान लो कि ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इसका लॉन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, तो ले दे के अपने पास जो कहानी बनती है उसमें बेंजीन रिंग पे आ जाता है NHCOCH3। अब ये इतना बड़ा ग्रुप जब तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो भैया ये ऑर्थो पे प्रोडक्ट कभी बनने ही नहीं देगा। अब तुम करो इसकी नाइट्रेशन, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड से नाइट्रेशन करो, तकरीबन रूम टेम्परेचर ही होता है, 288 वैसे दिया होता है, मान लो 298 ही है, ठीक है, वैसे 288 है। तो अब उसके बाद ये क्या करेगा, ये नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पे आने ही नहीं देगा एमाइड, तो ये आपके पास दे देगा इसको पैरा पे। तो जब इसने पैरा पे कर लिया तुम इसको रीजनरेट कर लो, रीजनरेट करेंगे तो एसिड या बेस कुछ भी डाल दो तब भी ये रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन में एनिलीन में NH2 इसके साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो ये है बेस्ट मेथड। अच्छा मैंने नाइट्रो बना दिया, चलो अब मैं ब्रोमो लिख देती हूँ, नाइट्रो लिख देती हूँ, ब्रोमो भी ऐसे ही बनता है, नाइट्रो एनिलीन। अगर तुम्हें ब्रोमीन ब्रोमीन करना तो यहाँ Br2 लगा देना, सेम रिएक्शन, ठीक है। इससे आती है बेस्ट यील्ड, इससे सिर्फ पैरा, ओनली पैरा बनता है, इसमें ऑर्थो बनता ही नहीं है, पिछले वाले से कम बनता है, ठीक है। इसकी एक कहानी और है, ये समझ में आया बेटा मैंने कैसे किया? यस मैम। ठीक है, ये ब्रोमीन करना तो Br भी लगा सकते हो। एक इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर क्या होती है। अरे ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है जैसे तुम बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो। अगर तुम्हारे पास एनिलीन है तो बेस वाला पॉइंट तो मौजूद है, ज्वीटर आयन होता है डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर जिसमें एसिड एंड बेस सेम पे हो, +-1 में हो, डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि अगर तुमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया तो पहले तो सल्फोनिक ग्रुप लगेगा ना इसके साथ, अब यहाँ पे भाग के आएगा वो NH2 HSO4 नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा, ठीक है। बीच में बॉन्ड दिखाते नहीं है, मेरे से डॉट लग गया था तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। फिर जब हम इसे हीट करेंगे ना तो ये स्टेबल नहीं है, ये कहेगा भाग जा यहाँ से, तो बेस वाला ऊपर रह जाता है और दूसरे वाला पैरा पे चला जाता है, क्योंकि ऑर्थो पे भी स्टेरिक फैक्टर है। तो ये वाली जो चीज है ना, यहाँ से देखा जाओ तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड है, यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है, बेस। तो ये इंट्रामोलिकुलर एक रीअरेंजमेंट कर लेता है जिसमें H+ इसका अपने से ही ऊपर शिफ्ट हो जाता है NH3+, और यहाँ पे आ जाएगा SO3 नेगेटिव, तो इस चीज को बोलते हैं ज्वीटर आयन, जिसमें 2 आयन आ गए और ये आपके पास दोनों तरह बिहेव करता है, एसिड भी और बेस। एक इस चैप्टर में ना डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट बहुत बार हम कर चुके हैं हेलो एल्केन में, तो डायजोनियम सॉल्ट, सैंडमेयर, गटरमैन, वीक एसिड और बॉल्स स्कीमन, ये बिल्कुल हेलो एल्केन वाले हैं, दैट वी हैड ऑलरेडी डन, ठीक है, तो उसको दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट इसमें आते हैं कपलिंग रिएक्शन, ये भी टेस्ट है, मतलब इसको बोलते हैं डाई टेस्ट, दो नाम है इसके, द वन इज अ कपलिंग रिएक्शन और सेकंड इट इज कॉल्ड एज अ डाई टेस्ट। डाई दिख जाती है ना बेटे, कलर दिख जाएगा, और रिएक्शन इतना हद वाला आसान है, तुम कहोगे ये तो कुछ है ही नहीं है। तुमने ये BDC का टेस्ट है, BDC लिया, BDC क्या है, N2+ और Cl नेगेटिव, तुम इसे कर दो फिनोल के साथ, BDC किससे बना है, अमीन से ही तो बना है, पता, तुम इसे फिनोल के साथ करोगे, H इस साइड ले लो, OH इस साइड ले लो, तो क्या बाहर जाएगा, वही एसिडिक हाइड्रोजन है, HCl बाहर चला जाएगा, तो HCl बाहर चला जाएगा तो सेम ग्रुप रिपीट हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, इसलिए इसको एजो बोलते हैं, डाई एजो हो गया।
और साथ में क्या मिल गया तुम्हें, साथ में मिल गया OH लगा हुआ। तो ये वाला है तुम्हारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये है तुम्हारी ऑरेंज कलर की डाई। तो अगर आपका ऑरेंज कलर का डाई होता है तो उसमें एनिलीन प्रेजेंट था, नहीं तो नहीं था। तो दिस इज अ वन ऑफ द टेस्ट ऑल्सो, वन ऑफ द इंडिकेशन ऑल्सो, अगर एजो ग्रुप आ गया तो। अब तुम इसमें NH2 भी लिख सकते हो, एनिलीन ले सकते हो, तो इसमें भी NH2 आ जाएगा, नाम में हो जाएगा पैरा एमिनो, और वो आ जाएगी येलो कलर की डाई। ठीक है, तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है। इज दैट क्लियर बेटे? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एमीन्स का क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड दैट वाज देयर इन द चैप्टर। ठीक है, कितने बच्चों ने सुना है इसको ध्यान से कि क्या क्या है इस चैप्टर में? यस मैम। तुमने तो सुन लिया है बेटे, बाकियों की भी बात हो रही है ना, बाकियों को भी आना चाहिए। चलो एनी हाउ, एज यू आर वर आस्किंग कि कार्बाइल अमाइन बता दीजिए। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, नाम से याद रख लेना, सी से थे, कार्बीन मैकेनिज्म बेस्ड, कार्बीन मैकेनिज्म बेस्ड। अगर तुम्हें ये नहीं भी पता तो भी तुम कर लोगे। देखो, रिएक्शन में CHCl3 यूज किया था, हाँ या ना? पहले भैया जिंदगी में रिएक्शन होता है, उसके बाद होता है। तुम RNH2 ले रहे थे ना, उसके बाद क्या ले रहे थे? CHCl3 ले रहे थे, उसके बाद क्या ले रहे थे? एक्वस एल्कली ले रहे थे, उसके बाद क्या बना रहे थे? आइसोसाइनाइड। ऐसे कर रहे थे ना रिएक्शन। तो यस जो मैम। तुमने क्लोरोफॉर्म लिया, तो बेटे तुम ऐसे देख लो, मान लो तुम्हें कई बार नहीं पता लगता कि मैं भूल गया मैकेनिज्म, ये सॉरी नहीं आ गई, मैं भूल गया मैकेनिज्म, मुझे नहीं पता क्या होता है, तो कोई नहीं ना, तुम अपनी ऑर्गेनिक लगाओ। अगर एक ही चीज में तुम्हारे पास बेस और एसिड दोनों है, तो ये वाला हाइड्रोजन तो भयंकर वाला एसिडिक होगा कि नहीं होगा? ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो ये एसिडिक होगा ना। तो ये OH और ये H+ चला जाएगा, तो वाटर का लॉस हो गया। यहाँ से K+ है, वो आगे जाके Cl के साथ लग जाएगा। ठीक है, वो कैसे लगेगा बताती हूँ। तो तुम्हारे पास आ गया CCl, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। अब ये कह रहा है भाई मुझे भी इतने इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इसमें से Cl नेगेटिव लीव कर जाता है। तो जो Cl नेगेटिव लीव करता है वो KCl के साथ बाहर चला जाता है, और यहाँ पे बन जाता है CCl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? 2 Cl के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, 2 ये डॉट्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज द इंटरमीडिएट। जिस भी इंटरमीडिएट 12th के मैकेनिज्म में क्लोरोफॉर्म और बेस दोनों है, वहां पे हमेशा यही आएगा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। और एक बात और जिंदगी में याद रखना, जो तुम्हारा कार्बीन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है मैम? इसके पास तो पूरे इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। 4 बॉन्ड बनने से मतलब नहीं है, तुम इसमें देखो कि इस बेचारे के पास 8 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए ये है हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट होने के कारण ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो है आपके क्वेश्चन का आंसर कि इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है। अब थोड़ी सी कहानी सुन ही लो, जब चली है कहानी तो फिर अब करनी पड़ेगी। मान लो मैं इसका बेंजीन के साथ कर देती हूँ, क्योंकि सबसे हार्ड मैकेनिज्म इसका बेंजीन के साथ ही है, उसमें डीलोकलाइजेशन भी समझ आती है। तो ये भी प्राइमरी अमीन ही है, क्योंकि ये कार्बन एक का उससे जुड़ा हुआ था। अच्छा चलो एनी हाउ, CCl2। अच्छा कौन बच्चा बताएगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल है इसमें? अरे अभी तो बताया, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहेगा कि भाई मैं तेरे से बॉन्ड बना लेता हूँ। जब मैं तेरे से बॉन्ड बना लेता हूँ तो नाइट्रोजन के पास तो H2 था, यहाँ पे आ गया CCl2। अब CCl2 अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके नहीं गया बॉन्ड बनाने के लिए, उसको तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिल गए। नाइट्रोजन जी हो गए दुखी, क्योंकि 2 यहाँ से 3 4, और कार्बन हो गया सुखी, 2 3 4 5 6 और 2 4 6 8, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई मैं तो बहुत परेशान हूं, तो ये परेशानी कैसे दूर की जाए?
सबसे पहले तो इसमें नाइट्रोजन को तुम फ्री करो। एक नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज कैसे हमेशा हटाते हो तुम? क्या करते हैं जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन। को? अच्छा हाँ, एक बात और, कार्बन पे भी चार्ज आएगा, कैसे आएगा? लेट मी ड्रॉ द कंप्लीट स्ट्रक्चर। चार्ज का बहुत ख्याल रखना है किसी भी मैकेनिज्म में। आप सारी बिंदियां बुंदियां लगा लिया करो, उसके बाद काउंट किया करो। अब देखो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया नेगेटिव। तो जब ये कहानी नेगेटिव पॉजिटिव वाली हो गई, फिर तो क्या करेंगे भाई? फिर क्या करेंगे जब नेगेटिव पॉजिटिव वाली कहानी होगी? सबसे पहले तो इसको न्यूट्रल करेंगे, है ना। इसका न्यूट्रल कैसे होगा? क्या बाहर निकाला जाए इसमें से? ये आपके पास सी के साथ 2 Cl इस तरीके से लगे हुए थे। व्हाट कैन बी रिमूव्ड जिससे आपका ये स्टेबलाइज हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से H लगा दूं और यहाँ से Cl निकाल दूं तो हट जाएगा क्या? अरे आप रफ में करो ना, जैसी जितनी ऑर्गेनिक जानते हो। एक्चुअली में किसने देखा है कि जिंदगी में क्या होता है? ठीक है, तो अब नाइट ये अगर 1 2, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1 2 3 4, अभी भी इसमें है प्लस चार्ज। अगर मैं हाइड्रोजन प्लस इसमें से हटा भी देती हूँ, क्योंकि 2 3 4 थे, वो लॉन पेयर क्रिएट कर देगा, तो 2 हाइड्रोजन थे ना इसके पास, ये ऐसे था देखो। चार्ज हमेशा एंड में लगाओ, पहले उसकी सारी चीजें लिख लो कि उस पे क्या क्या बना हुआ। ये ऐसे था, ये प्लस था, और इसमें था Cl था, और ये ऐसे था और नेगेटिव था। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 ऐसे बना हुआ था। अच्छा, अब बताओ क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में? व्हाट कैन बी देयर? अगर इस वाले में से क्या किया जाए भाई, इनको न्यूट्रल करने के लिए? नाइट्रोजन को न्यूट्रल करने के लिए अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा दूं, तो इसके 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर आ जाएगा, 3 बॉन्ड। अरे ये एस और नो यस सो तो मैम। नहीं है? ऐसे कर लो ना, ये देखो, दो, अच्छा एक हटा देते हैं, तो एक हटा दिया तो उसकी जगह पे डॉट लगा दो। नाइट्रोजन जी तो हो गए आपके रिलैक्स्ड। तो नाइट्रोजन आपका रिलैक्स्ड हो गया। उसके बाद इसके पास क्या बचा? कार्बन। कार्बन के बाद एक Cl है, एक Cl है, और एक है नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, अब क्या किया जाए कार्बन का नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए? ऐसा करें कि जो Cl गया था इसी को दे दो, सॉरी जो H गया था, कि नहीं? जो H मैंने यहाँ से निकाला है, कैसे निकाला है? -H+ गया, वो इसको न्यूट्रल कर देगा, तो ये स्पीशीज बन जाती है। तो जब ये स्पीशीज आपके पास फॉर्म होती है, उसके बाद तो आपको बस प्रोडक्ट देखना है कि आपको आइसोसाइनाइड चाहिए, और आइसोसाइनाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो N और H, N और C का बॉन्ड चाहिए ना, बाकी तो सब चीजें रिमूव ही होंगी। तो N और C का बॉन्ड बनाने के लिए ये यहाँ से रिमूव होगा, एक Cl यहाँ से रिमूव होगा, तो आपके पास चला गया बाहर NCHCl। तो HCl बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये रहा नाइट्रोजन, और ये बन गया इसका डबल बॉन्ड किसके साथ? कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है और एक Cl लगा हुआ है। बाकी उसके बाद इस वाली स्पीशीज पे होता है OH नेगेटिव का अटैक। तो जब OH नेगेटिव का अटैक होता है तो क्या करेगा भाई? OH नेगेटिव को क्या चाहिए? वाटर बन के वो लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ से चला जाता है, ये यहाँ से चला जाता है, एक बार OH यहाँ पे लग जाएगा, वाटर हट जाएगा, ये वाले बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा, मतलब ये एक्चुअली में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस तरह की स्पीशीज बन जाती है, ठीक है। और वाटर का HCl का लॉस हो जाता है, Cl नेगेटिव वापस से चला जाता है और वाटर चला जाता है। तो इस तरह से इसका रिएक्शन हो जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। ठीक है जी। यस तो मैम। इस तरीके से फिर से आ जाओ तुम्हारे पहले पेज पे, है ना। देखो, हॉफमैन करवा दिया, बेसिसिटी हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, गैब्रियल थैलामाइड हो गया, हॉफमैन एमोल्सिस हो गया, इसके साथ भी काफी कुछ करवा दिया जो जो आप लोगों ने पूछा था। ये आपका जो है ना, मैं इसको ना क्या नाम दे देती हूँ, मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये नेम गलत है, मैं इसको नाम दे देती हूँ वन शॉट एमीन्स चैप्टर। इज दैट क्लियर ना? वन शॉट एमीन्स चैप्टर।
चलो अब तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि मैम कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या करना है। अब मुझे नहीं पता ये किस बैच की क्वेरी थी, तो हम इसी हिसाब से कर लेते हैं। अब जैसे आज के लेक्चर से ही ले लो, एमीन्स सबसे आसान चैप्टर है। जिस तरीके से वन शॉट में मैंने एमीन्स करवाया है, तुम्हारा काम क्या है कि एमीन्स को पहले पढ़ो नोट्स से, नोट्स के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सिर्फ एमीन्स के प्रीवियस ईयर लगाओ। जो तुम्हारे डाउट आते हैं मेरे से शेयर करो, और एमीन्स की कॉपी को बंद करके एक साइड पे रखो एंड वेट फॉर दैट क्वेश्चन टू कम इन द कंप्लीट टेस्ट पेपर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो आपको अब करवाऊंगी वो कोऑर्डिनेशन करवाऊंगी। कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर 2-3 लेक्चर खा जाएगा, कराऊंगी थोड़ी फास्ट ही। उसके बाद पहले उसको नोट से पढ़ो, उसके भी मैं इंपॉर्टेंट को टॉपिक्स पहले लिख दूंगी कि क्या क्या आता है उसमें से। फिर उसको एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर उसके प्रीवियस ईयर लगाओ, उसको पैक करो एंड वेट फॉर प्रीवियस ईयर। कम से कम 30 साल, 30 साल तो मैं ऑफलाइन क्लास में तो 50-50 के करवा चुकी हूँ, तो 30 ईयर्स के कम से कम प्रीवियस ईयर इसके लगाओ। एक भी क्वेश्चन उसमें से डाउट आता है तो वो पूछो। इस तरह से इस टाइम पे तुम्हें वाइंड अप करके रखने हैं टॉपिक। और एमीन्स ऐसा चैप्टर है, कोई बच्चा ऐसा दिमाग में ना रखे कि मैंने पिछली ऑर्गेनिक नहीं आती मुझे इसलिए नहीं आता। ये आसान चैप्टर है, ये सबके लिए हो जाता है, सबसे हो जाएगा, कुछ ऐसा है ही नहीं। इसमें से मैकेनिज्म कुछ भी नहीं आता, बिलीव मी कुछ नहीं आएगा, बस आपके पास सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिसिटी का क्वेश्चन है, इसका हिट्रो वाला भी आता है। और जिन बच्चों ने मेरे से जीओसी की क्लास करी है वहां से मैंने ग्वानिडीन वगैरह के क्वेश्चन करवाए हैं जहां पे डीलोकलाइजेशन होता है। उन क्वेश्चंस का वन लाइन आंसर है कि कंसीडर द डीलोकलाइजेशन ऑन द प्रायोरिटी। उस बेस पे उसकी बेसिसिटी लगती है। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी जो आपने फॉर्मूलाज वाला बोला था कि आप फॉर्मूले लिख के दे दो, ऑर्गेनिक में कोई नहीं हो सकते, फिजिकल में मैं खुद आपको, चाहे वो सर ने पढ़ाया चैप्टर चाहे मैंने, वो मैं आपको शीट्स बनवा दूंगी। ठीक है, ऑल क्वेरीज सॉल्व्ड और नॉट? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब तुम कमर कस लो और ढंग से मेहनत करो बेटा। ठीक है, और एक दो बच्चे तो मुझे दिखते हैं जो क्लास में बोलते हैं, बाकी तो पता नहीं क्लास ऑन करके कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। थैंक यू जी।